फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में लघुत्तरी प्रश्नों की सीरीज में हमने पढ़ा था बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा में क्या असमानता थी। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 21 में हम लोग उसके आगे से जो भी प्रश्न हैं हम लोग पढ़ेंगे 53 से कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनके साथ आपके जो भी परिचय में हैं उनको ये क्लास शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 53 क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा की शिक्षण विधि बताइए। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा है? बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा के समानता और असमानता 2 नंबर में आता है, आपको पता है लघुत्तरी। तो प्रश्न नंबर 53 क्या हो जाएगा? वैदिक शिक्षा की शिक्षण विधि बताना है। तो वैदिक कालीन शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? मौखिक थी, यानी कि वैदिक काल में क्या मुख से बोलकर पढ़ाया जाता था। तो मुख से बोल के पढ़ाई जाती थी। छात्र गुरु द्वारा कही गई बातों को कंठस्थ करता था। वैदिक काल में क्या था? जो भी छात्र था वो जो टीचर कहते थे उनका पालन करता था, या दिमाग में जैसे टीचर क्या करते थे, लेक्चर देते थे और विद्यार्थी क्या करते थे, सुनते थे। इस काल की प्रमुख 3 विधियां थी। श्रवण, ठीक है, सुनना, मनन, सुन करके दिमाग में मनन करना, चिंतन करना, और निधि ध्यासन। तो वैदिक काल में शिक्षा के 3 विधि थी। पहला क्या था? श्रवण यानी कि सुनना, उसके बाद सुनने के बाद मनन करना, दिमाग में सोचना विचारना, उसके बाद निधि ध्यासन। छात्र गुरु की कही गई बातों को सुनता था। छात्र क्या करता था? गुरु की कही गई बातों को सुनता था। तत्पश्चात जो कुछ सुना उसका मन से चिंतन करता था, मनन करता था, और छात्र उसे अपने व्यवहार में उतारता था। ठीक है, कोई शंका होने पर छात्र उस शंका का समाधान करता था। इस प्रकार उसका ज्ञान अस्थायी हो जाता था। यानी कि टीचर पढ़ाते थे, बच्चे सुनते थे, मनन करते थे, और उसको व्यवहारिक जीवन में अपने उतारते थे। और जब नहीं समझ में आता था, कुछ डाउट रहता था, तो टीचर से या छात्रों से क्या करते थे, अपने में डिस्कस करके ज्ञान को अस्थायी कर लेते थे। इसके अतिरिक्त शिक्षण हेतु व्याख्यान, ठीक है, लेक्चर भी, तथा प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद, शास्त्रार्थ प्रणाली भी अपनाई जाती थी। आगमन, ठीक है, पहले उदाहरण बताना। आगमन मतलब क्या? पहले उदाहरण या डायरेक्ट चीजों को, दृष्टांतों को दिखा के पढ़ाना। निगमन में क्या? नियम बताया जाता था पहले। एवं उदाहरण विधि द्वारा विषय वस्तु को स्पष्ट करते थे। इस प्रकार शिक्षक क्या करते थे? विषय वस्तु स्पष्ट करने के लिए कई शिक्षण विधियां प्रयोग में लाता था। स्पीड स्लो होगा तो आप लोग स्पीड बढ़ा लेंगे यूट्यूब में से। नेक्स्ट प्रश्न 54, अपने आवश्यकता अनुसार स्पीड में आप लोग पढ़ सकते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? स्पष्ट करें। हमने वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य। बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य, तो बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत थे। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में छात्र के शुद्ध चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाता था। सात्विक जीवन से ही जीवन में सादा जीवन, उच्च विचार का उद्देश्य पूरा हो सकता है। सेकंड, ठीक है, सात्विक जीवन मतलब पूजा पाठ, संस्कारी और शाकाहारी जीव जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वही क्या जाएगा? सात्विक जीवन में आ जाएंगे। सात्विक और तामसिक जो होते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा बालक में क्या करता था? सामाजिक कुशलता के विकास पर जोर देती थी, ताकि वह समाज का योग्य नागरिक बन सके। नेक्स्ट क्या है? बौद्ध धर्म का काफी विस्तार हुआ। यह केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी फैला। इसलिए इस युग की शिक्षा का एक लक्ष्य राष्ट्रीय संस्कृति का प्रचार प्रसार एवं संरक्षण करना भी था। ठीक है, चौथा देखिए, बौद्ध धर्म एक उदारवादी एवं आध्यात्मिक धर्म था।
बौद्ध धर्म क्या था? उदारवादी था और आध्यात्मिक धर्म था। अतएव बौद्ध धर्म का अंतिम तथा प्रमुख लक्ष्य सत्य की खोज या निर्वाण प्राप्ति थी। यही दो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये बौद्ध धर्म का शिक्षा का उद्देश्य था कि अच्छा चरित्र बने, सादा जीवन, उच्च विचार हो, सामाजिक कुशलता हो, अच्छे नागरिक हो, देश और विदेशों में अपने भारत देश का नाम हो। और वो क्या थे? उदारवादी थे, आदर्शवादी थे और आध्यात्मिक जीवन में विश्वास करते थे। सात्विक रहन सहन था, तामसिक नहीं था। और प्रमुख लक्ष्य उनका क्या था? सत्य की खोज करना और मोक्ष यानी निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55 देखेंगे। प्रश्न नंबर 55 पढ़िए। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र बताइए। तो मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र कहाँ था? बीदर था, लाहौर, अजमेर, दिल्ली, जौनपुर, आगरा, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा, मालवा, जालंधर, मुल्तान आदि थे। ये सब क्या थे? प्रमुख केंद्र थे, जिसमें दिल्ली मुख्य था, लखनऊ आपका, जालंधर, ये सब मुख्य मुख्य, और आगरा मुस्लिम शिक्षा के, लाहौर भी उसमें। प्रश्न नंबर 56 देखिए। मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? तो मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। मध्यकालीन शिक्षा, तो मध्यकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। मध्यकालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार और उसका जो इस्लाम का कल्चर है उसको करना था। सेकेंड आपका सांसारिक अथवा भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति थी। इन लोगों का मानना था कि जीवन में सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए पढ़ना लिखना आवश्यक है। मध्यकालीन शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य इस्लाम के अनुयायियों में ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करना था। प्रशासन को मजबूत बनाने हेतु योग्य व कुशलतम लोगों की जरूरत थी और शिक्षा के प्रचार व प्रसार द्वारा ही इस राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति हो सकती थी। ये सब क्या थी? मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य थे। नेक्स्ट 57 देखिए। 57 में मध्यकालीन शिक्षा को ही मुस्लिम कालीन शिक्षा, तो मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या है बताइए। मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा निःशुल्क थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा क्या थी? निःशुल्क थी। और देखिए बौद्ध कालीन शिक्षा भी क्या थी? निःशुल्क थी। और आपका शिक्षा में आपका वैदिक कालीन शिक्षा भी निःशुल्क थी। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था राज्य के संरक्षण में रहती थी। और बौद्ध बौद्ध में किसके संरक्षण में रहती थी? संघ में, संघ के संरक्षण में रहती थी। और वैदिक में किसकी सुरक्षा संघ रहती थी संरक्षण में? तो गुरुकुल के संरक्षण में रहती थी। यही अंतर है। थर्ड देखिए। प्रारंभिक शिक्षा आयु वर्ग के अनुरूप दी जाती थी। प्रारंभिक शिक्षा क्या कर देती थी? आयु वर्ग के रूप में दी जाती थी। मुस्लिम काल में शिक्षण कार्य परंपरागत विधियों के आधार पर किया जाता था। परंपरागत मतलब जो मुस्लिम में परंपराएं होती है शिक्षा के, वही की जाती थी। शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी। उच्च स्तर पर फारसी भाषा का भी शिक्षा में प्रयास होने लगा। ठीक है, यानी कि इंटर 12th के नीचे क्या था? अरबी भाषा था और 12th के ऊपर क्या था? फारसी भाषा था। शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर मानवीय मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता था। यानी जो मुस्लिम शिक्षा थी स्पिरिचुअल ज्यादा नहीं थी, वो क्या थी? मानवीय मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता था। शिक्षा व्यक्तिगत तथा मौखिक थी। शिक्षा क्या थी? व्यक्तिगत थी और मुख से बोल करके पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 58 देखिए। मुगल कालीन शिक्षा में विशिष्ट शिक्षा से क्या अभिप्राय था? जब मुगल काल वाले शिक्षा चल रहा था मुस्लिम शिक्षा, तो उस टाइम जो विशिष्ट शिक्षा था क्या था? तो मुगल कालीन शिक्षा में विशिष्ट शिक्षा से आशय देखिए क्या हो जाएगा। तो मुगल कालीन शिक्षा में विशिष्ट शिक्षा से आशय क्या हो जाएगा? मुस्लिम धर्म में स्त्री शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक नहीं था। यानी कि मुस्लिमों में स्त्रियों को शिक्षा पर उतना जोर नहीं दिया जाता था। शिक्षा के दरवाजे जनसाधारण की शिक्षा के लिए कम थे। केवल शाही घराने व कुलीन वर्गों की बालिकाएं शिक्षा सुविधा का लाभ उठा पाती थी।
यानी कि जब मुस्लिम शिक्षा थी उस टाइम जो उच्च कुल के थे, शाही घराना, जो राजा राजा महाराजा वाले घर के बालिकाएं थी, वही क्या करती थी, शिक्षा ग्रहण कर पाती थी, वही पढ़ने जाती थी। वे समस्त प्रारंभिक शिक्षा मकतब में प्राप्त करती थी। तो जो शाही घराने की बालिकाएं होती थी वो क्या करती थी, मकतब। मकतब क्या है, प्राइमरी है। ये क्या है, प्राइमरी स्कूल समझिए एक तरह से, मकतब मतलब प्राइमरी स्कूल। मुस्लिम शासक अपने यहाँ हरम में बालिका शिक्षा की व्यवस्था करते थे। हरम मतलब जैसे जहाँ पे राजा महाराजा रहते थे, रानियां रहती थी, उन्हीं को हरम कहा जाता था। तो मुस्लिम शासक अपने यहाँ हरम में बालिका शिक्षा की व्यवस्था करते थे। तुर्क, अफगान, ठीक है, तुर्क क्या है, तुर्क एक देश है, और अफगान क्या है, अफगानिस्तान से आया है। तो तुर्क वाले जो हुए, जो अफगान हो गए। तो तुर्क और अफगान काल में शहजादियों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का प्रबंध किया जाता था। ठीक है, शहजादी का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से उच्च वर्ग शाही घराने की जो लड़कियां थी उन्हें शहजादी कहा जाता था। को व्यक्तिगत रूप से क्या देता था, उनको पर्सनली टीचर को क्या करते थे, रख करके पढ़ाया जाता था। व्यक्तिगत शिक्षा का ही परिणाम था कि भारतीय इतिहास को क्या मिला, रजिया सुल्तान जैसी क्रांतिकारी महिला मिली, गुलबदन बेगम जैसी भारतीय क्रांतिकारी। जब भारत में क्रांति हुई उस समय क्या इन्होंने अपना योगदान दिया। जहां आरा जैबुन निसा जैसी विदुषी यानी कि विद्वान महिलाएं प्राप्त हो सकी। अतः मुस्लिम काल में विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था थी। इन लोगों के आधार पर हम कह सकते हैं व्यक्तिगत शिक्षा दी जाती थी, हरम में भी शिक्षा दी जाती थी और मकतब में भी। तो रजिया हो गई, रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम, जहां आरा, ये सब नाम है, लड़कियों का नाम है, उस समय की महिलाओं को, क्रांतिकारी महिलाएं जो थी, पढ़ी लिखी थी, उनका नाम है। जैबुन निसा, ये सब क्या थी, विद्वान महिलाएं थी। मुस्लिम कालीन या मुगल कालीन शिक्षा में इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया, देश को आजाद कराने में। प्रश्न नंबर 59 देखिए, मुस्लिम कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे, स्पष्ट करें। ठीक है, टीचर स्टूडेंट का संबंध कैसा था, मुस्लिम कालीन शिक्षा में बताना है। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध कैसा था। तो मुस्लिम कालीन संस्कृति में यह माना जाता था कि व्यक्ति को उस्ताद की मेहरबानी के बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उस्ताद मतलब टीचर, तो उस्ताद की मेहरबानी के बिना उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं हो, सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता था। यानी कि अध्यापक का क्या था, उच्च स्थान था। उस काल में भी छात्र शिक्षक का आदर सम्मान करते थे तथा उनकी आज्ञा का पालन करते थे। गुरु शिष्य के साथ अपने बेटे की भांति व्यवहार करते थे। टीचर स्टूडेंट से क्या करते थे, अपने बेटे के जैसा व्यवहार करते थे। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को अपने गुरु से निकट संबंध होता था, क्योंकि अपने शिल्प में क्षमता प्राप्त करने हेतु गुरु के पास निरंतर रहना जरूरी था। मान लीजिए कोई टीचर अगर वो बिजनेस पढ़ा रहे हैं, बिजनेस सब्जेक्ट कि कैसे आपको किस क्षेत्र में बिजनेस करना है, तो टीचर के पास स्टूडेंट को रहना पड़ता था, ताकि जब ज़्यादा संबंधी प्रगाढ़ता आएगी, दोनों में नज़दीकियाँ रहेंगी, तो उनको समझने में आसानी होगा। हालांकि मुगल काल के उत्तरार्ध में, यानी कि मुगल काल के थोड़ा सा लास्ट टाइम में, गुरु शिष्य संबंधों की आदर्श परंपरा का ह्रास होने लगा था और इनके मध्य पहले के समान स्नेह का बंधन नहीं रह गया। यानी कि जब जैसे जैसे समय बीतता गया मुगल काल में, वैसे वैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में आदर सम्मान घटता गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 क्या है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताना है। तो आदर्शवाद एक ऐसा दर्शन है जो सत्यम शिवम सुंदरम, ट्रूथ ब्यूटी एंड गुडनेस पर आधारित है। यह दर्शन व्यक्ति को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना मानता है। यानी कि ईश्वर का सबसे अच्छा रचना क्या है, व्यक्ति है। इस दर्शन के अनुसार मानव के विचारों का विशेष महत्व होता है और मनुष्य अपने मानसिक विचारों द्वारा प्रकृति को अर्थ प्रदान करता है।
तथा अपने सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक कारकों तथा प्रवृत्तियों से प्रकृति और सामाजिक वातावरण पर नियंत्रण रखता है। इन सभी कार्यों को उचित दिशा देने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति पशुतुल्य जीवन व्यतीत करता है। ये आदर्शवादी विचारधारा का मानना है कि मनुष्य क्या है, सबसे बड़ी ईश्वर की रचना है और मनुष्य को विचारों को महत्व दिया जाए और उनको अच्छी शिक्षा दिया जाए, शिक्षा से वंचित नहीं किया जाए। किंतु जब वह शिक्षा अर्जित कर, यानी कि जब आदर्शवादी विचारधारा वाले व्यक्ति शिक्षा अर्जित कर लेते हैं तो उनके अंदर सामाजिक आदर्श, मान्यताओं, मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करता है। तब वह समाज का एक उत्तम नागरिक बनकर शिक्षा से प्राप्त आदर्शों और अनुभवों को क्या करता है, वो आत्मसात करता है, अपने मन में उतार लेता है। एक सुसंस्कृत व्यक्ति यानी कि एक संस्कारी, अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होता है। अतः शिक्षा मानव को परिष्कृत करता है, यानी कि परिष्कृत मतलब रिफाइन इसका इंग्लिश का जगह रिफाइनिंग, क्या करता है, परिष्कृत तथा सबल यानी कि स्ट्रांग बनाकर मानवता का पाठ पढ़ाता है, यानी कि मनुष्य को शारीरिक और मानसिक तौर पे मजबूत बना देता है एवं अच्छे कार्यों की ओर उन्मुख करती है। अतः शिक्षा का अर्थ मानव को उत्कृष्टता की ओर ले जाना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 61 देखिए, आदर्शवादी शिक्षा के क्या था, हमने अर्थ पढ़ लिया और आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य पढ़िए। देखिए अर्थ और उद्देश्य क्या है, मिलता जुलता है कि व्यक्ति सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक मूल्य, ये सब सारी चीजें आती हैं, दोनों मिलता जुलता है। तो 61, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बताइए। तो आइडियलिज्म के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बताना है। आदर्शवादी दर्शन व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऊंचाइयों पर ले जाने पर आधारित है, यानी कि जो आदर्शवादी व्यक्ति हैं, या आदर्शवादी फिलॉसफी है, वो क्या करता है, व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। यह दर्शन मानव जीवन की श्रेष्ठता को सबसे अधिक महत्व देता है। वह दर्शन इस बात पर विश्वास करता है कि मानव व्यक्तित्व ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यही कारण है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का उत्कर्ष या ऊंचाई या आत्मानुभूति की प्राप्ति है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आदर्शवादी शिक्षा का, क्या इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व का उत्कर्ष यानी पर्सनालिटी का उत्कर्ष हो और आत्मानुभूति की यानी सेल्फ रियलाइजेशन की प्राप्ति हो। व्यक्तित्व के उत्कर्ष का अभिप्राय है, तो व्यक्तित्व के उत्कर्ष मतलब ऊंचाई पर, यानी व्यक्तित्व के ऊंचाई का अभिप्राय क्या है, स्व की सर्वोच्च शक्तियों या क्षमताओं की प्राप्ति, यानी कि स्वयं की जो सर्वोच्च शक्ति है और क्षमता है उसकी प्राप्ति करना। आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति में असीम शक्तियां होती हैं। आदर्शवादी विचारधारा क्या कहता है कि व्यक्ति में असीम शक्तियां होती हैं। अतः शिक्षा का उद्देश्य उनका पूर्ण विकास करके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। यही आत्मानुभूति है जिसे प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न 62, आदर्शवाद के अनुसार आत्मानुभूति के स्तर बताइए। तो आदर्शवाद के अनुसार आत्मानुभूति के 4 स्तर हैं, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन के 4 लेवल हैं जिनको पार करके व्यक्ति आत्मा यानी कि आत्मा की अनुभूति करता है। पहला क्या है, शारीरिक स्व का विकास, ठीक है, अर्थात शारीरिक शक्तियों का विकास करना। दूसरा क्या है, सामाजिक स्व का विकास, यानी कि सामाजिकता का विकास करना। शारीरिक हो गया, सामाजिक हो गया, और उसके बाद बौद्धिक स्व का विकास अर्थात मानसिक शक्तियों का विकास करना। आध्यात्मिक स्व का विकास मतलब आध्यात्मिकता का विकास करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 63, आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। तो आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित दर्शन है, ठीक है, ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस। आदर्शवाद में क्या है,
ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस पर आधारित दर्शन है। इसी कारण इस दर्शन ज्ञान और विचारों को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दर्शन में पाठ्यक्रम के अंतर्गत सूचनाओं को ज्ञान रूप में, पुस्तकों को यंत्र के रूप में तथा महान विचारों को आदर्शों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। संक्षेप में आदर्शवाद पाठ्यक्रम के अंदर उन समस्त विषयों को रखने पर बल देता है जिससे व्यक्ति क्या करता है, सामाजिक, मानसिक, वातावरणीय परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करते हुए आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त कर अनुभूति कर सके। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को महत्व दिया जाता है: सत्य को, शिव को और सुंदर को। सत्य का ज्ञान करने वाले विषय क्या है? साहित्य है, भाषा, दर्शन, भूगोल, गणित, विज्ञान एवं बौद्धिक क्रिया। ये सब क्या है? सत्य का ज्ञान कराने वाले विषय हैं, सत्य का ज्ञान करने वाले विषय हैं। शिव का ज्ञान करने वाले विषय नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, समाज सेवा, मानव सेवा यानी कि जो भी सेवा है वो इसमें आ जाएगा। से संबंधित क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित क्रियाएं, सैनिक शिक्षा, उद्योग, ये सब क्या आ जाएंगे? शिव, शिव के ज्ञान कराने वाले विषय। थर्ड, सुंदर का ज्ञान कराने वाले विषय कला, संगीत, कविता, कौशल, निर्माण रचना संबंधी क्रियाएं, स्वच्छता सुरक्षा की क्रियाएं आदि, ये सब क्या जाएंगे? सुंदर का ज्ञान कराने वाले, यानी सत्यम, शिवम, सुंदर, ये तीन चीजों का ज्ञान कराने वाले आदर्शवादी पाठ्यक्रम थे उस टाइम। आदर्शवादी लोग यही, उनका शिक्षा में यही सिलेबस था। तो चलिए, जो भी नेक्स्ट प्रश्न हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो शेयर कर दीजिए, पसंद आए तो कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है और सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़ा दिया, फर्स्ट सेमेस्टर वाला भी बच्चों को शेयर कर सकते हैं जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में इस बार आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।